हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल विजन एंड मिशन एकेडमी में। तो मैं आज आपको एनसीईआरटी की क्लास 10th का अ, विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स में बताऊंगा। तो हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और आपको समझाते जाएंगे। आप एकदम बस पेन और कॉपी लेके रखिएगा, नोट करते जाइएगा। बाकी आपका सारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर लगे करें। उससे पहले मैं ये हम चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चैप्टर्स का नाम तो पता ही चल रहा है कि क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम इसमें कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं और इसके प्रकार क्या क्या हैं। ये रासायनिक प्रक्रियाओं की उचित अवस्थाएं क्या हैं जिसके कारण ये मतलब अभिक्रिया स्टार्ट होगी। तो ये सब है। हम जिसकी लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इसमें जैसे बोला गया है कि अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। तो ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, जैसे आप डेली का जो रूटीन वर्क करते हैं उसमें देखिए और इस पर विचार कीजिए कि इसमें क्या होता है। जैसे आपकी गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है। लोहे का तवा अथवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है। तो फिर यह अंगूर अंगूर का किण्वन होना या भोजन को पकाया जाना, भोजन के पकाए जाने पे कैसे भोजन पक जाता है, क्या होता है। फिर हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, तो फिर हम जैसे खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में भोजन पच जाता है तो उसमें क्या होता है। हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है। ये सब बातों पे आपको विचार करना है। उसमें देखना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यहाँ पे देखिए, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति, जैसे प्रारंभिक वस्तु किस प्रकृति में थी उसकी पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। तो जैसे भोजन पहले कच्चा होता है, उसके बाद पकाने के बाद बदल जाता है, तो इसमें बोलना है कि वह पहचान और प्रकृति कुछ न कुछ बदल जाती है। इसमें क्या होता है, कुछ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ था। तो कक्षा 9 में आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा हुआ था, ये तो आपने देख ही लिया है। तो हम इसमें, तो यही इसमें बोल रहा है कि अगर आप जैसे देखते हैं कि उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। फिर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, तो हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में पहले चर्चा कर लिया था। हम आए रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में इस चैप्टर में हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो फिर वही हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वास्तविक अर्थ क्या है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रियाओं का वास्तविक अर्थ क्या है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो हम इनसे कैसे बता सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो उसको हम इसी के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, कोई है या नहीं। तो ये प्रश्न है। तो प्रश्न को के उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलापों को करते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे, जैसे कि हमारा मतलब रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिए जी, ये क्रियाकलाप, ये फर्स्ट क्रियाकलाप इसमें देखिए। क्रियाकलाप 1.1। तो आपके आपके पास अगर कक्षा 10 की किताबें होंगी तो उसका फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे तो इसमें ये दिखा होगा कि क्रियाकलाप 1.1। इसमें क्या करना है, ऐसे आपको ये एक टेबल लेनी है जिसमें एक ये वाच ग्लास लेना है जो मतलब आर पार दिखता हो। इसमें वाच ग्लास ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेना है। उसके बाद फिर ये चिमटा और ये बर्नर जो जिससे गर्म करेंगे। तो इसमें इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर आपके स्कूल के लैब में होगा तो हम उससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षक के सहयोग से की आवश्यकता है। यहाँ पे शिक्षक का होना जरूरी है क्योंकि वो मतलब जो मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे तो उसमें मतलब जलने वलने के चांसेस रहेंगे। सुरक्षा के लिए आँख पर चश्मा लगा लें तो आपकी आँखों को भी मतलब बचाव मिलेगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लें। रेगमाल से रगड़कर उसे साफ कर लें। मैग्नीशियम आपके पास रहना चाहिए। इस चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैम्प या बर्नर से इसका दहन करिए। मतलब
चिमटे से पकड़कर मैग्नीशियम को बर्न जब जैसी आग में जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चूड़ के रूप में यहाँ पे नीचे गिरेगा। तो वही दिखा रहा है इसमें। इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद फिर मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से तथा संभव दूर रखें। जिस टाइम पे मतलब इसको जला रहे हो तो उसे अपनी आंखों से दूर रखें। अब इसके बाद फिर इसमें उसमें देखता है, बोल रहा है कि क्या प्रेक्षण इसमें क्या करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में ये इस प्रयोग में हमें यही दिखता है कि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ये वायु की उपस्थिति में जैसे ही हम इसे जलाते हैं ना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में बदल जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड तो इस फॉर्म में बदल जाता है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस क्रियाकलाप में यही बताना चाहता था। तो फिर यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन हो जाता है तो उससे क्या होता है कि ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है उसका तो श्वेत रंग, मतलब श्वेत चूर्ण परिवर्तित हो जाता है, और इसका और एक प्रकार से इसका कलर चेंज हो जाता है। तो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के कारण यह बनता है। तो वो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल के वो श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब हम क्रियाकलाप सेकेंड की तरफ देखते हैं। सेकेंड, इसमें क्या क्या जरूरत है। एक परख नली में लेड ले लेंगे, लेड नाइट्रेट का घोल ले लेंगे। उसके बाद फिर इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षण देखा। तो अब यही बोल रहा है कि इसमें इसमें देखिए, पहले हम इसमें लेड नाइट्रेट का घोल ले लेंगे। ये लेड नाइट्रेट का घोल है। उसके बाद फिर पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट क्या बनता है। ये क्रियाकलाप 1.2 है। आप इसको करके देखिएगा क्योंकि आप में आपके लैब में उपस्थित होंगे। हम ये क्रियाकलाप सेकेंड थर्ड करवाते हैं 1.3। देखिए, इसमें एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। दानेदार जिंक को लेना है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए। दानेदार जिंक है ये, और तनु डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे फ्लास्क में। और उसके बाद फिर सावधानी से अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करें। तो ये तो आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि एसिड जितना भी है वो आपके स्किन पे टच होगा तो वो जला देगा, आँख पे लगेगा तो आपको जला देगा। मतलब वही है कि आपको सावधानी तो हमेशा बरतनी ही है एसिड या एसिड का यूज़ करते टाइम। तो क्या जस्ते के दाने से के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है, मतलब तो इसको ऑब्जर्व करना है कि जस्ते के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये शंक्वाकार फ्लास्क या पर्सनली को स्पर्श कीजिए। उसको स्पर्श करेंगे तो इसमें तापमान में कोई परिवर्तन हुआ तो आपको देखो वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा अगर आपको फ्लास्क को टच करते हैं तो। अब देखिए, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम मतलब देखिए, जो ऊपर हम तीनों अभिक्रियाएं देखें उनमें से हम देख के देखेंगे, उसका प्रेक्षण करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। पहली क्या हुई है, एक तो अवस्था में परिवर्तन हो गया है। उस टाइम पे मैग्नीशियम ठोस था तो जलने के बाद वो चूड़ अवस्था में वो भी रंग में परिवर्तन हो गया, रंग में वो सफ़ेद हो गया था। और इसमें और तापमान में भी परिवर्तन होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज भी हो जाता है। गैस का निकास या उत्सर्जन, और इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है इस थर्ड वाले में। तो ये सब है, रंग में परिवर्तन वाइट हो गया। ये सारी हो, हम कैसे देख के पता चलते हैं, एक तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या तो गैस का निकास या उत्सर्जन होगा, गैस निकलेगी, या तो तापमान में परिवर्तन होगा। तो ये हो गया, इससे हम देख के पता लगता है कि ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यदि हम अपने आप आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें, तो हमारे आसपास में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं तो हम उनको देखते हैं तो हमारे चारों तरफ विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दिखेंगी। जैसे खाना खा रहे हो तो वो पच गया, या आग लग रही है, ये सारी चीजें रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इस अभ्यास में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर के नाम से पता चला था रासायनिक अभिक्रियाएं। तो फिर हम इस चैप्टर में बस खाली रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पता करेंगे।
चलिए, ये रासायनिक समीकरण क्या है और किस प्रकार से होता है, ये सब हम अब हेडिंग हम रासायनिक समीकरण के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये रासायनिक समीकरण हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, रासायनिक समीकरण का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तो ये फर्स्ट जो क्रियाकलाप हमने किया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को चिमटे में लेकर हमने जैसे जलाया था, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन, जैसे हमने उसको जलाया, तो ये हो गया वाक्य के रूप में। रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम वाक्य के रूप में लिखते हैं तो उसका मतलब विवरण जो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया। अभिकारक, अभिकारक मतलब जो जो मतलब दो प्रोडक्ट आपस में जुड़ते हैं तो वो अभिकारक होते हैं। और उसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमें मिलता है वो उत्पाद कहलाता है। तो ये जो दोनों आपस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये अभिकारक है और ये उत्पाद हो गया। तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चूर्ण के रूप में। इसका रंग भी सफेद हो जाएगा। और ये चूर्ण के रूप में होगा। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के मतलब वो है। मैग्नीशियम तो ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो इनका अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण बनता है, वो उत्पाद कहलाता है। ये तो हमने बता ही दिया। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप अपना पेज पलट लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हाँ, सब समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर से दिखाते हैं। तो मतलब रासायनिक समीकरण जैसे भी लिखते हैं ना, हम उसको तीर से दिखाते हैं। ये देखिए हमारा ये तीर दिख रहा है। अब इसको दो प्रोडक्ट को मतलब दो एलिमेंट्स को आपस में रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें प्लस का निशान लगाते हैं। तो अभिकारकों के बीच में पॉजिटिव का चिन्ह लगाते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इधर इधर दो प्रोडक्ट का मतलब आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसको प्लस लगाएंगे, और इसके बाद जो प्रोडक्ट के से अभिकारक उत्पाद के बीच में जो तीर लगाएंगे वो तीर का निशान लगा देते हैं, दिखाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर रहता है, मतलब जो प्रोडक्ट मतलब बनेगा ना, तो उसकी तरफ, हमारा प्रोडक्ट की तरफ वो हमारा डायरेक्शन होगा तीर का। तो यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। उत्पादों के बीच का भी योग चिन्ह पॉजिटिव लगा के दिखाते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए दो प्रोडक्ट मतलब तो इसको भी पॉजिटिव से दिखाते हैं। ये हो गया कैसे हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, निरूपित करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो ये ऐसे हो गया कि हम इसको कैसे लिखते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे तीर उत्पाद की तरफ दिखा दिया और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अगर यहाँ पे कोई और भी प्रोडक्ट बनता तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख के उसको भी लिख देते हैं। तो निरूपण भी संक्षिप्त विधि है। रासायनिक सूत्र का प्रयोग, रासायनिक, ये सब आप दे दीजिए, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रासायनिक रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण कर लीजिए। आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों की संयोजकता दो दो है तो ये मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। इसकी भी -2 है, इसकी +2 है, तो दोनों आपस में मिल गए और ये हो गया। ये हो गया। तीर का निशान बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। तो मतलब आपको देखने को पता चलेगा यहाँ पे मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो ये मतलब तुल्य बराबर नहीं है, यह मतलब असंतुलित है। तो समीकरण यदि नहीं तो समीकरण संतुलित है। तो दोनों साइड परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी तो वो असंतुलित कहलाएगा। और दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो ये संतुलित कहलाएगा, यदि नहीं है तो असंतुलित कहलाएगा। तो यही बात है। तो हमें हमेशा जब भी समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम, तो ये हो गया आपका मतलब रासायनिक समीकरण को कैसे हम लिखते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए, अगर ये असंतुलित रहेगा तो दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं होगा। द्रव्यमान बराबर नहीं होगा, ये आपके मेन पॉइंट्स है। इस पे आप पे मतलब अपने बुक्स में हेडिंग लगा सकते हैं और उसको आसानी से दूसरी बार जब रिवीजन करेंगे तो पढ़ सकते हैं।
तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, हम क्यों संतुलित करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का हम इसके बारे में हम इस हेडिंग को के बारे में पढ़ते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम आपने तो पढ़ा ही होगा, आपको याद भी होगा, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा था। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान न तो निर्माण और न ही विनाश किया जा सकता है। मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान को न ही नष्ट किया जाता है न ही बनाया जा सकता है। तो वही है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भी उसका द्रव्यमान है तो LH बराबर RH होना चाहिए। ये है संरक्षण का नियम। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये हो गया। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। वही है, अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण की संतुलित करना आवश्यक है। तो इसलिए हमें मतलब समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। आइए हम रासायनिक समीकरण के चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। तो हम संतुलित करने सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 1.3, क्रियाकलाप 1.3 में क्या था, आपने देखा था कि हमने जिंक का चूर्ण ले लिया था, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था, तो उसमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन की मतलब गैस निकल रही थी। तो यहाँ पे देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड था डाइल्यूट, क्योंकि जिंक का ऐसा मतलब है कि बहुत ही एक्टिव है, तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट ही सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो भी रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो यहाँ पे जिंक प्लस H2SO4, तो जिंक की जो संयोजकता है +2 है और सल्फेट की आवश्यकता है, सल्फेट आयन की जो संयोजकता है उसकी -2 है। तो यहाँ पे जिंक को बाहर कर देगा और जिंक यहाँ पे जिंक सल्फेट बना देगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। इसमें तीर के निशान को दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करने पे, तो हमें यहाँ पे दिखता है कि हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट एक था, सल्फेट आयन एक ही है, जिंक एक था, जिंक एक है, तो दोनों यहाँ समान है। तो इसमें कोई संतुलन करने की जरूरत नहीं है। अब हम इस पेज की तरफ तक देखते हैं। तो यहाँ पे अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणु की संख्या, जिंक की संख्या 1 थी, उत्पाद में भी 1 थी, हाइड्रोजन की 2 थी, इसमें 2 थी, सल्फर की एक, ऑक्सीजन की 4 तो समान है। अतः निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करें। अब उसमें तो हो गया, वो आसान था, लेकिन अब इसमें देखिए तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या, तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए एक संतुलित समीकरण। तो ऊपर वाला जो आपका समीकरण था वो संतुलित था, लेकिन अब देखिए मैटर तो अब फंसता है, यहाँ पे ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो अब हम इसको संतुलित कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आयरन है प्लस वाटर, पान आयरन को जब वाटर के साथ ले, मतलब से कोई भी लोहा आप जंग जंग लग जाती है ना, तो फेरस ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे Fe3O4, तो इसको हम संतुलित करेंगे। यहाँ पे आयरन 1 था, यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 4 था, इसमें 1 ही था, इसमें ऑक्सीजन 4 है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो अब यहाँ देखिए ये आपका समीकरण है, इसको हमें संतुलित करना है। बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे हमें 4 लिखने की जरूरत पड़ेगी।
यहाँ पे स्टेप वाइज हम करते हैं। चारों एक बॉक्स बना दिया, फिर दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा है, विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लें। परमाणु की संख्या की सूची बना ली हमने, ये सूची हमारी बन गई। फिर उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। तो सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले, अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले हमें संतुलित करना है, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो। तो इसमें सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, जबकि बाईं ओर केवल एक है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4H2 आ जाएगा, तो इधर हाइड्रोजन जो आ जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमने 4 ऑक्सीजन ले लिया, इधर तो ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया, लेकिन इधर देखिए हाइड्रोजन जो था, अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे दो ही है। हम यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हाइड्रोजन, तो 2 × 4 कर देंगे। आप समीकरण में इसमें आयरन को देखिए, यहाँ पे 3 था, इसमें एक ही है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ये आपका संतुलित समीकरण है। ऐसे आपको मतलब काउंट करके ऐसे ऐसे आपको वो करना है, तो गैस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। अभिकारकों तथा उत्पादों की गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं में क्रमशः ऐसे दिखा देते हैं। गैस में ये लिक्विड में है या एक्वस में, जलीय है या तो ठोस है तो सॉलिड से। तो ये हो गया, ये सॉलिड में ये गैस फॉर्म में था और ये सॉलिड फॉर्म में बना हमारे गैस में। कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर दिखा दिया जाता है। तो अब हमें उसकी अभिक्रिया की स्थिति क्या है उसको दिखाने के लिए, जैसे कि उसमें कौन से टेम्परेचर पे, कितना प्रेशर पे और कितना वो दाब पे, कौन या कैटलाइस्ट कौन सा है, तो उसके उसको दिखाने के लिए हम उसके तीर के ऊपर दिखा देते हैं। तीर के निशान के ऊपर या नीचे दोनों साइड दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में है, तो अब यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर हमें प्रेशर की ज़रूरत है, ये आसानी से अभिक्रिया नहीं करते, तो इनको प्रेशराइज करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे और इसको हम तीर के ऊपर दिखा देंगे। तो ये हो गया, मेथेनॉल हमारा बन जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा। यही है मतलब कैसे कैसे रासायनिक केमिकल को दिखाते हैं। ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक जली फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये एल लिख दिया। एक्वस एक्वस ये सब, ये हो गया तीर का निशान। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या क्लोरोफिल की उपस्थिति है, तो ये इसकी ज़रूरत है, तो हम ऐसे तीर के ऊपर या नीचे हम दिखा देंगे। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो जलाने से पहले हो सकता है उसमें कोई अशुद्धि हो, तो उसको हमें हटाने के लिए कोई भी मतलब उसमें तो उसे साफ कर लिया जाता है, रिबन से साफ कर लेते हैं ताकि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज ना रहे। ये दूसरे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2, यहाँ पे देखिए ऐसे जैसे हाइड्रोजन है H2 Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये HCl बन जाएगा। संतुलित समीकरण लिखना है, तो ये दो दो ये हो गया। बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये ऐसे ऐसे आपको संतुलित कर सकते हैं इनका समीकरण लिखने के बाद। ठीक है, हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखा हुआ है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम श्याम हो जाए, तो या तो मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन में बदल जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें यही बोल रहा है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदल सकता,
न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जा सकता है। अब जैसे हाइड्रोजन को मिलाया है बाल्टी में हमने, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया, तो ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रोजन निकल के बाहर चला जाएगा बस खाली क्लोरीन बचेगा। मतलब वो जाएगा तो लेकिन क्लोज्ड फॉर्म में हम, मतलब एक क्लोज्ड सिस्टम में हम अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो ये ना मिश्रण से बाहर जा सकता है, तो इसमें यही बोल रहा है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से होता है। तो आपसी आबंध, उसमें जो बॉन्ड्स रहते हैं H2, मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो गया, इसमें जो बॉन्ड होता है, अगर ये HCl बनाएगा क्लोरीन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद फिर ये अभिक्रिया इसमें करवाएगा। तो यही इसमें बोल रहा है कि वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में पढ़ेंगे। तो मतलब इसमें बॉन्ड्स के बारे में आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे अभिक्रिया, इस चैप्टर में हम अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे संयोजन अभिक्रिया है। एडिशन रिएक्शन, तो इसमें संयोजन रिएक्शन में, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो तत्व आपस में मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्रियाकलाप के रूप में दिखाते हैं। यहाँ पे बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया आपने, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, तथा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना ले लेंगे। इसे धीरे धीरे जल में मिलाइए, थोड़ा थोड़ा हम जल में मिला लेंगे। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, क्या होता है, ताप में कोई परिवर्तन हुआ? हाँ, ताप में गर्म हुआ। आपके यहाँ जैसे चूने की पुताई चल रही होगी, तो पानी में हम धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना को मिलाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसका तापमान या बुलबुले निकलने लगते हैं, वो गर्म होता है। तो वही अभिक्रिया दिखा रहा है इसमें। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें जैसे यहाँ पे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। तो बुझा हुआ चूना क्या होता है एक्चुअल में, वो बिना बुझा हुआ चूना, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे उसको हम लिक्विड, मतलब वाटर में हम मिलाते हैं, तो वो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, और वहाँ पे टेम्परेचर भी निकलता है, जिसके कारण वहाँ पे गर्म बुलबुला निकलता है। तो ये फॉर्म है आपका। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल, इस अभिक्रिया में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, वाटर और ये कैल्शियम ऑक्साइड मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक उत्पाद बनाते हैं, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ गए, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन या तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इनका दोनों का संयोग हो गया है, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ एडिशनल, एकल उत्पाद बनता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें मतलब दो तत्व आपस में मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, बुझे हुए चूने विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है, मतलब आप दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो अब वही बोल रहे हैं, जैसे कि हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिलता है CaO, इसका होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उपस्थित होकर ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है, और जो 2-3 दिन बाद मतलब बन जाता है, तो दीवारों पर चमक आ जाती है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बनाता है, जिसके कारण दीवार जो होती है ना आपकी चमकने लगती है। तो ये बस एक रिएक्शन होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, संगमरमर का जो सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण को देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि हम यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कोयले का दहन,
कोयले का दहन एक कार्बन, जो कोयला हम लाते हैं ना, जैसे घर में खाना बनाने के लिए कोयला लाते हैं, तो वो कार्बन नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये कार्बन ही रहता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे दूसरे उदाहरण को देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर ये जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ये तो एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हो तो वहाँ पे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दो दो अभिकारक हैं आपस में जुड़ के एक उत्पाद निकालते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बस यहाँ पे बस यही देखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी किसी अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, तो मिश्रण गर्म हो जाता है, तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वो उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकल रही है तो उष्माक्षेपी। यहाँ पे देखिए, मेथेन प्लस ऑक्सीजन आपस में जल के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा निकालते हैं, मतलब गर्मी निकालती है। मेथेन को हम जलाते हैं तो हमें मतलब ऊर्जा मिलती है, तो वही है एक प्रकार से उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या आप जानते हैं श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं श्वसन अभिक्रिया जो हम करते हैं वो इस उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा ऊर्जा मिलती है, तो वही है वो एक श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो वही इसमें बता रहा है। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, चावल आलू ब्रेड कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के टुकड़े से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर को कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स जो मिलता है ना उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलके, हमारे शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में हम हमें हमें ऊर्जा की ज़रूरत है काम करने के लिए, तो हम पहले भोजन करते हैं, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसमें से जैसे चावल आलू ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स आता है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, टूटने से ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट टूट गया तो वो ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज क्या करता है, हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये देखिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं सांस के रूप में, प्लस वाटर हम टॉयलेट से जो निकालते हैं, प्लस यहाँ पे ऊर्जा जो मिलती है हम उसी से काम करते हैं। तो ये हमारी एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह भी एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आपको थोड़ा एडिशनल नॉलेज दे दिया जा रहा है इसमें। यहाँ पे एक क्रियाकलाप है, उसे करना आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का लगेगा। देखिए हम यहाँ पे आपको कुछ बता देते हैं। 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानें जिसमें एक उत्पाद निर्माण का साथ उष्मा उत्पन्न होती है। तो पहले में क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम वहाँ पे जला रहे थे, तो यहाँ पे हमारा क्या बनना था, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस उष्मा, वो चूड़ के रूप में मिल लेती। तो ये एक प्रकार की एडिशन अभिक्रिया है, मतलब संयोजन अभिक्रिया। हम यहाँ पे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक बार तो देख लिया कि हमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अब देखते हैं हम एक अभिकारक को गर्म या मतलब ठंडा या कुछ भी मतलब ऐसी परिस्थिति में रखने पे जिसके कारण दो प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, तो वो वियोजन अभिक्रिया अपघटन कहलाता है। उसका अपघटन हो जाता है, अपघटित हो जाती है, टूट जाती है मतलब अपघटित हो जाती है। वियोजन अपघटन एक ही अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट को ले लेते हैं, क्रिस्टल लेते हैं। फेरस सल्फेट से क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। अब इसमें रंग पे ध्यान देना है। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैम्प से ज्वाला पर गर्म करते हैं, उसके बाद दिखाया जाता है क्या होता है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए।
यहाँ पे फ्लास्क, चिमटे से फ्लास्क को पकड़ लिया है, उसमें हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लेते हैं, उसको बर्नर से यहाँ पे गर्म करते हैं। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए और उसके हम रंग पे ध्यान देंगे। फेरस सल्फेट, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रकृति को गर्म करने तथा गंध सूखने का सही विधि यही है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपने क्या ध्यान दिया, फेरस सल्फेट का रंग हरे रंग में परिवर्तित हो गया। तो अब यहाँ पे जो फेरस सल्फेट का जो रंग था वो हरे रंग में परिवर्तित हो गया। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाषणी गंध को भी आप महसूस या सूंघ सकते हैं। सल्फर की गंध आपने मतलब आपको कभी फील किया होगा। यहाँ पे फेरस सल्फेट को गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे देखिए एक अभिकारक था वो टूट के 3 उत्पाद में उत्पन्न हो गया। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ये इस गैस में और ये फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे टूट टूट कर छोटे उत्पाद में बनना एक वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है, इसमें जल बाहर निकल जाता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड, ये तीन तीन प्रकार के उत्पाद देते हैं। तो इसमें बस यही देखना है कि टूट के बाहर निकल जाए और 2-3 प्रोडक्ट का निर्माण करे तो वो वियोजन अभिक्रिया है, उसमें रंग भी बदल गया। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये बुझा हुआ चूना में ये परिवर्तित हो जाता है। ये भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है, मतलब अपघटन अभिक्रिया है। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे 1.6 का उदाहरण देखते हैं। क्वेथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का लेते हैं, लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेते हैं, क्वेथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रख देते हैं। और उसके बाद कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ हमें वहाँ पे नोट करना है, उसमें क्या परिवर्तन होता है उसको हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ऐसे हम इस तरह से बर्नर फ्लेम पे गर्म करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यहाँ पे जो रंग निकल रहा है ये भूरे कलर का है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है ये। तो इसमें लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट के 2 ग्राम को हम गर्म करते हैं, तो उसमें क्या है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो भूरे रंग का निकलता है। तो यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा रहेगा ही, जो लेड ऑक्साइड बचेगा, और ये गैस निकल रही होगी, ऑक्सीजन भी निकल रहा होगा। तो ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। ये क्रियाकलाप को आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं इसके बाद हमें बहुत सारी वियोजन के उदाहरण दिए हुए, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण दिए हुए। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर प्लस क्लोरीन में वो हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है, इसमें भी वियोजन हो रहा है। इसमें भी यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ऊपर दी गई विक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, अब यहाँ पे देखिए ये जो अभिक्रिया हो रही है ना, उसमें श्याम श्वेत फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा का के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है, तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का मतलब यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया, और उसमें किस प्रकार का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड ऑटोमेटिकली मतलब वहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होगा, वहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी तभी वो ब्रेक डाउन होगा और सिल्वर प्लस ब्रोमीन में परिवर्तित होगा।
तो अब यहाँ पे देखिए, वियोजन अभिक्रिया के अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ये तीन मतलब इसे वियोजन करवाना है किसी भी अभिक्रिया का, वो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो उसमें उष्मा दे देंगे या प्रकाश दे देंगे या तो विद्युत ऊर्जा दे देंगे। क्योंकि जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक तो हमने अभिक्रिया देखी थी जिसमें हमें उष्मा मिल रही थी, एक तो अभिक्रिया हम इसमें देख रहे हैं कि उष्मा इसमें अवशोषित हो रही है, तो वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। वो अभिक्रिया जो है जिसमें उष्मा निकल रही थी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया थी, और जिसमें उष्मा अवशोषित हो रही है उष्मा शोषी अभिक्रिया है। निम्नलिखित क्रियाकलाप पर ध्यान दीजिए। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच के छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छुइए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है अथवा उष्मा शोषी है? तो मतलब अगर यहाँ पे जैसे मतलब इसमें दो अभिकारक लिए हुए हैं, उसको हम आपस में मिलाते हैं तो वहाँ पे एक अभिक्रिया होती है, उसमें हमें गर्म महसूस होता है, तो वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि वहाँ पे उष्मा हमें निकल रही है। और वहाँ पे अगर वो ठंडा हो जाता है या तो मतलब उष्मा हमें दे के अभिक्रिया करानी होती है, तो वहाँ पे उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, वो उष्मा को अवशोषित करती है। अब हम यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, लोहे की 3 कील लीजिए, उसमें रेगमाल से रगड़ कर साफ कीजिए। ए और बी को चिन्हित दिए, मतलब यहाँ पे ऐसे 2 कील लिए हुए हैं, लोहे की 2 कील। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये धागे से हम बांध रखेंगे। अब यहाँ पे क्या इसमें बोल रहा है, 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली में कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो कर रखेंगे। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। उसके बाद परख नली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन को नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलो की रंग की तुलना बाहर रखी हुई कील की तुलना से करिए। तो उसमें क्या है कि परत जम जाएगी, लोहे की कील पे एक परत जम जाएगी, जिसके कारण उसका बाहर की कील की अपेक्षा उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, लोहे की कील जो नॉर्मल थी वो नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन वो अंदर जो कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकली हुई रंग है वो लोहे की कील की, वो उसका कलर चेंज हो गया है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला, रंग मलिन क्यों पड़ गया? तो मतलब ये सब आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए फेरस, फेरस मतलब यहाँ पे लोहे की छड़ है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, यहाँ पे इसका जो रंग नीला था उसके बाद फिर जैसी अभिक्रिया हुई तो फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। मतलब कॉपर सल्फेट की जगह पे यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया, तो कॉपर को हटा दिया और यहाँ पे खुद मतलब आयरन आयरन फेरस सल्फेट बन गया। तो ये अभिक्रिया विस्थापन की अभिक्रिया है, कॉपर को विस्थापित कर दिया आयरन ने, तो ये हो गया क्योंकि उसका रंग परिवर्तित हो गया। यहाँ पे इसमें यही दे रहा है कि लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है, मतलब हटा दिया। तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, वही सेम है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट या जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में, तो यहाँ पे जिंक भी कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा। और लेड भी कॉपर क्लोराइड को में कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहाँ पे लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे आपको उदाहरण से दिखाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, अब यहाँ पे
बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया दोनों मतलब दोनों के जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है ना, पॉजिटिव एलिमेंट्स है, वो अब आपस में विस्थापित हो जाएंगे। तो इसमें बस खाली एक का ही विस्थापन हो रहा था, इसमें दोनों का विस्थापन हो जाएगा। तो ये होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। श्वेत रंग में एक पदार्थ का निर्माण होता है, जल में अविलेय अविलेय पदार्थ का अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक तो अवक्षेप होगा क्योंकि वो अविलेय होगा। बेरियम सल्फेट यहाँ पे अविलेय है और एक ये सोडियम क्लोराइड विलेय है। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, उसको आप लैब में करिएगा। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन और अपचयन के बारे में, ये उपचयन अभिक्रिया कहलाती है और अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है, हम इसके बारे में देखते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, यह काला पदार्थ क्यों बनता है? तो यहाँ पे देखिए, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वहीं गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो कॉपर के ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है, ये क्यों होता है? क्योंकि इसका उपचयन हो जाता है। उपचयन को रिडक्शन और अपचयन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसमें यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे दो अभिक्रिया आपस में, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और उसको कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे उसका अपचयन हो जाता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका उपचयन होता है। ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन हुआ, और ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वहां पे अपचयन कहलाता है। ये तो नॉर्मल हो गया आपका। तो ये अपचयन और उपचयन, कॉपर जुड़ा तो उपचयन, और ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन, और ऑक्सीजन हटा तो अपचयन। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। शेष भाग को हम अगले लेसन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।